नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आरआरबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एएलपी और एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि प्रीवियस ईयर में बहुत ही बार पूछा गया है। लाइट, ठीक है। लाइट के बारे में हम पहले एक टॉपिक, इसी टॉपिक का एक पार्ट हम बना चुके हैं। उसमें परावर्तन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जिसने नहीं देखा है वो लाइट का पार्ट 1 देखे। अब इसका नेक्स्ट जो बचा हुआ लाइट का पोर्शन है वो हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, प्रकाश का अपवर्तन। सॉरी, ये जो है रिफ्रैक्शन है, REFRACTION, ठीक है। रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स जो क्वेश्चन हैं वो आए हुए आरआरबी के, वो बताएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते किसको हैं? तो अपवर्तन जो होता है वो एक भौतिकी में ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश या किसी अन्य तरंग का मार्ग तब बदल जाता है जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रवेश करता है, ठीक है। जैसे वायुमंडल से कोई भी तरंग जो है, जैसे लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, तो वायु से अगर जल में जा रही है तो वो अपना मार्ग बदल देती है, ठीक है। जब भी प्रवेश करती है तो वो अपना मार्ग बदलती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। ये घटना इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश या तरंग की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, ठीक है। इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ कैसे करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, कि जैसे एक मीडियम बनाया हुआ, जैसे ये मीडियम है, ठीक है, और ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है। एक रे आ रही है, जैसे जो एक मीडियम है, ये वाला जैसे मान लो एयर है, ठीक है, ये मीडियम एयर है और ये है वाटर, ठीक है। यहाँ से ये रे आ रही है और यहाँ पे जब आएगी तो वो इस जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो है अपना डायरेक्शन बदल लेती है, जबकि होनी चाहिए ये लाइन और वो जा रही है इधर, ठीक है। ये तो ये जो जो अपनी डायरेक्शन जो है, अपने चाल जैसे ही आती है, किसी चाल से पड़ती है तो वो अपनी डायरेक्शन बदल जाती है, ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है। पाथ ऑफ जो इंसिडेंट होता है वो बदल जाता है, ठीक है। इसी घटना को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन के नियम जो होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो होते हैं, उसको कहते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बताता है कि प्रकाश की आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे जो होती है वो अपवर्तित किरण के कोण के दोनों के जो वो होते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक क्या होता है? मैग्निफिसेंट, ठीक है। मैग्नीफाइंग जो कांस्टेंट समझ लीजिए इसको, है ना। कांस्टेंट नहीं होते हैं, जो मतलब ये कांस्टेंट ऐसे होते हैं कि जो हर एक मीडियम का एक अपवर्तनांक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सब हर मीडियम का अलग अलग होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो मीडियम कौन सा है। जैसे अगर जल है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और वाटर वो एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ठीक है। इस नियम को निम्नलिखित सूत्र से भी, एक सूत्र होता है कि क्या होता है सूत्र, n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2, ये दोनों इक्वल होते हैं, जो कि कहलाता है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ क्या कहलाता है कि इसको जो है, ये फार्मूला है स्नेल्स लॉ का। अगर स्नेल्स लॉ पूछा जाता है तो आप इस फार्मूले को बता दीजिएगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या कि अपवर्तन के प्रभाव, यानी इफ़ेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं कि लेंस का काम। देखो, रिफ्रैक्शन के कारण जो होते हैं लेंस वर्क करते हैं। ठीक है, और लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं जो प्रकाश को मोड़कर एक इमेज बनाते हैं। ठीक है, जो प्रकाश को मोड़कर एक इमेज बनाते हैं। जैसे हम लोग चश्मा पहनते हैं, वो भी एक लेंस उसमें लगा होता है। ठीक है, तो हमारे जैसे ही लाइट कोई डालते हैं लेंस पे, तो उसकी जो है रे जो होती है, इंसिडेंट रे होती है, वो लाइन बदल देती है अपनी इंसिडेंट वाली। ठीक है, और एक इमेज बनाती है, मिरर इमेज, जो हमारी आंखों में बनाती है और हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन और क्या करता है, रिफ्लेक्शन बनाता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कैसे बनाता है कि जब जो प्रकाश की किरण जो होती है वो बारिश की बूंदों में पड़ती है तो रिफ्रैक्टेड होती है। रिफ्रैक्ट हो जाएगी, तो रिफ्रैक्ट होने की वजह से क्या होगा कि जो किरण होती है वो 7 रंग अपने रंग बिखेर देगी और वो एक इंद्रधनुष बनाती है। ठीक है, और जल में वस्तुओं का उथला दिखना, जैसे स्विमिंग पूल में होता है कि स्विमिंग पूल अगर हम लोग देखते हैं कि वो अपनी गहराई से जितनी वास्तविक गहराई होती है वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊपर उसकी सतह है। ठीक है, वो कम गहरा है, इसी वजह से वो उतली दिखाई पड़ती है। वो उसमें क्यों दिखाई देती है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। ठीक है, अब ये देखते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होता है, वह रंग कौन सा होता है। ठीक है, तो लाल, बैंगनी और पीला और हरा। ठीक है, तो अपवर्तनांक किसी पदार्थ का विशिष्ट भौतिक गुण है। विभिन्न पदार्थों के अपवर्तनांक का मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो रंग होते हैं वो पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वेवलेंथ होगी ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो प्रकाश के सातों रंगों में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की जो होती है वेवलेंथ जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होता है। वेवलेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अपवर्तनांक वो सबसे अधिक होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बैंगनी रंग। ठीक है, यानी वायलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। मुख्य अक्ष पर लेंस के जो है केवल प्रकाशिक केंद्र जो होता है वही उपस्थित होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेंस के जो मुख्य अक्ष होते हैं उस पर। ठीक है, और लेंस जो प्रकाशिक केंद्र बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। लेंस जो सूत्र होता है वो जो होता है, अगर रिफ्रैक्शन के लिए देखा जाए तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। ठीक है, और जबकि यही जो लेंस का फॉर्मूला होता है वो रिफ्लेक्शन में अलग होता है, मतलब परावर्तन में अलग होता है। उसमें होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे माइनस है और उसमें प्लस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यानी जो रेयरर और जो होता है एक डेंसर मीडियम होता है और रेयरर मीडियम होता है, तो सघन को कहेंगे हम डेंसर मीडियम और विरल को कहेंगे हम रेयरर मीडियम। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरण क्या होती है, एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होगा, वह अविलंब
की ओर झुक जाती है, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, वह अपवर्तित नहीं होगी, वह अविलंब से दूर जाती है, उसके आपतन और कोण पर अपवर्तन कोण बराबर होंगे। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर की ओर जाती है, क्योंकि अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। ठीक है, मतलब जो रिफ्रैक्शन कोण होता है वो इंसिडेंट एंगल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वह अविलंब से दूर की ओर झुक जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती हैं, इसके कारण आभासी सूर्यास्त वास्तविक समय से लगभग कितना होता है? क्या होता है, मतलब कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वो वायुमंडल द्वारा अपवर्तित हो जाती हैं, मतलब रिफ्रैक्ट होती हैं, इसके कारण जो आभासी जो सूर्य की इमेज बनती है वो वास्तविक जो सूर्यास्त होता है उसके कितने समय पहले क्या होता है। ठीक है, तो वो होता है कि 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद जो है पहले सूर्य हमें सूर्यास्त हो जाता है, हो चुका होता है, और हमें दिखता है कि उसके 2 मिनट बाद सूर्यास्त हो जाता है असल में। ठीक है, और जबकि 2 मिनट पहले सूर्यास्त हो चुका होता है। ऐसा क्यों? ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? साइन आई मतलब कि जो इंसिडेंट एंगल, और साइन आर मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल। ठीक है, तो साइन आई और साइन आर जो होता है वो क्या कहलाएगा? हमारा हमारा जो उसका अनुपात जो होता है वो कहलाता है आय ऑप्शन ए अपवर्तनांक, ऑप्शन बी आवर्धन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी हमने बताया था कि वो जो होता है साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो होता है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे जो हैं क्यों टिमटिमाते हैं? कि ऑप्शन ए है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से, आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। ठीक है, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से, प्रकीर्णन प्रकीर्णन जो होता है निरंतर परिवर्तन होने के कारण नहीं, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। हाँ, जो हवा की विभिन्न परतें होती हैं, जैसे उसमें वायुमंडल में बहुत सी गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें पाई जाती हैं। इनमें इनका जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो जो सूरज की किरण होती है वो आती है सभी लेयर से, मतलब सभी गैसेस से पास होती है, तो वो क्या होगा कि उनका अपवर्तनांक अलग होता है, और इस वजह से क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अर्थात तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, मतलब बायो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में, ठीक है, बैंगनी है वायलेट, ग्रीन, ऑरेंज और येलो के रंग में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? देखो, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है रेड की। ठीक है, और सबसे कम वेवलेंथ होती है वो होगी बैंगनी की। अब इस हिसाब से देख लो, विबग्योर के हिसाब से, विबग्योर आपने सुना होगा, इंद्रधनुष बनता है जो विबग्योर, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो उसमें जो दिए गए जो रंग हैं उसमें सबसे कम अपवर्तनांक होगा वो होगा बैंगनी का, वो नारंगी का। दिए गए रंग किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक जो होता है वो कम हो जाता है, और दिए गए बैंगनी, हरे, नारंगी, पीले रंग में रंग में नारंगी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होगा, क्योंकि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और श्वेत रंग प्रकाश के 7 घटकों के प्रकाश में से लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष देखा जा सकता है। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि सूर्य की लाइट जो होती है वो बहुरंगी है। वर्षा की बूंदों का अपवर्तनांक 1 होता है। वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार नहीं होता। वर्षा की
जो सूर्य का प्रकाश एक वर्णी होता है। देखो सूर्य का प्रकाश एक वर्णी तो नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो 7 रंग, मतलब जो भी एक श्वेत लाइट होती है उसमें 7 रंग होते हैं हमेशा, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी जो है वो बहुरंगी होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखने के कारण किसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? देखो सूर्य जो होता है वो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है, और सूर्यास्त जो होता है वो वास्तविक सूर्यास्त हो जाने के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, ठीक है। ये कारण होता है, ये किस कारण वजह से होता है, ये अभी हम पहले क्वेश्चन बता चुके हैं कि वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि वायुमंडल में 50 तरीके की गैसें पाई जाती हैं, और जो सूर्य की रोशनी होती है वो सभी गैसों में परत वाई परत पास होके आती है, तो रिफ्रैक्शन होता रहता है, और रिफ्रैक्शन की वजह से उसमें 2 मिनट का अंतर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण हमें देखना है। ऑप्शन ए इंद्रधनुष का निर्माण, ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तारों का टिमटिमाना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। और मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, मानव नेत्र में जो हम अपनी आँखों से जो इमेज देखते हैं, कोई भी वस्तु देखते हैं, वो भी एक रिफ्रैक्शन की वजह से ही देख पाते हैं। और अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना है, अस्त होते सूर्य का रंग लाल होना रिफ्रैक्शन का कोई उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये जो है, ये जो अस्त होते सूरज का जो उदाहरण होता है, सूर्य का रंग लाल होता है, वो उदाहरण होता है प्रकीर्णन का। प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग, हाँ इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसका कारण है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय को सूर्य की किरणों को वायुमंडल से होकर अपेक्षाकृत अधिक दूरियां तय करनी पड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिस्पर्सन, डिस्पर्सन जो है विक्षेपण, विक्षेपण किसे कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपण एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश के विभिन्न रंग, है ना, या तरंग दैर्ध्य किसी पारदर्शी माध्यम जैसे प्रिज्म या पानी की बूंद से गुजरने पर अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाते हैं। यह अपवर्तन के कारण होता है, क्योंकि विभिन्न तरंग दैर्ध्य रंग का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इस प्रक्रिया में सफ़ेद प्रकाश अपने विभिन्न घटकों लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। जब कोई लाइट जो होती है वो प्रिज्म से या पानी की बूंद से पास होती है, ठीक है, तो वो अपने अलग अलग रंग, अलग अलग पाथ में जैसे वो विभाजित हो जाती है और बिखर जाती है, और फिर वो अपने 7 रंग में जो है वो फैलती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, डिस्पर्सन के बारे में बता रहे हैं। प्रकाश की अलग अलग तरंगें जो होती हैं वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती हैं, ठीक है, जिसका उनका अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। अपवर्तनांक मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए लाल रंग की तरंग जो है, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है लाल रंग की वो सबसे कम होती है, इसलिए वह सबसे कम मुड़ता है, ठीक है। और जबकि जामुनी रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसलिए वह सबसे अधिक मुड़ता है। इसी कारण सफ़ेद प्रकाश के विभिन्न रंग अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। और स्नेल्स लॉ और डिस्पर्सन के बीच में जो संबंध है उसके बारे में समझते हैं कि स्नेल्स लॉ के नियम के अनुसार प्रकाश का अपवर्तन कोण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, ठीक है। जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है वो वेवलेंथ जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ पर निर्भर करता है। यही कारण है कि प्रिज्म के माध्यम से गुजरने पर विभिन्न तरंग दैर्ध्य अलग अलग दिशाओं में विक्षेपित हो जाते हैं, ठीक है। प्रयोगों में उपयोग होता है स्नेल्स लॉ और विक्षेपण का। तो इसमें क्या प्रयोग होते हैं? प्रयोग होते हैं कि वर्ण विक्षेपण जो ये स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम बनता है, तो वो बनता है वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से। और स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, वर्ण विक्षेपण का इसको उपयोग जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है, जिसमें विभिन्न पदार्थों को के प्रकाश को उनके विशिष्ट स्पेक्ट्रम में विभाजित कर उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका डिस्पर्सन ऑफ लाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन समझते हैं कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, ठीक है। किसका योगदान नहीं है? हीरा जो चमकता है वो किस कारण चमकता है, पहले तो ये समझना होगा कि उसमें
टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, बिल्कुल होता है। हीरे का उच्च अपवर्तक सूचकांक यानी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हाँ बिल्कुल होता है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी वजह से तो उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, सारे उसमें होते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन सी जो है बिखराव यानी डिस्पर्सन होता है, हाँ डिस्पर्सन भी होता है, तभी तो वो चमकता है, क्योंकि उसका जो है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हीरे का वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसका योगदान नहीं है, मतलब हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। तो हीरे का जो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे हाई होता है, ठीक है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वायु का, तो वायु का पूछ रहे हैं, तो वायु का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो वो होता है 1.0003, ठीक है। और पानी का निरपेक्ष जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.333, और हीरे का निरपेक्ष जो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है 2.417। ये याद रखने हैं, ये कभी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और इनके माध्यम से हम हाई और लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। जैसे जब हाई टेम्परेचर होता है उसमें का मतलब उसमें प्रवाह से संबंधित नहीं है, इसमें कौन सी ऐसी घटना है, तो उसमें ऐसी घटना है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं होती है। रिफ्रैक्शन जो होता है तो अपवर्तन एक ऐसी जो घटना होती है, जो रिफ्रैक्शन होता है वो गर्मी के प्रवाह से कोई संबंध नहीं है। कंडक्टिव होता है, देखो अगर जो कोई पदार्थ को हीट कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कंडक्टिविटी घट जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी भी घट जाती है, बढ़ जाती है, और कनेक्टिविटी भी घटती है और बढ़ती है, ठीक है, टेम्परेचर के साथ में। लेकिन रिफ्रैक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और घटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। निर्वात से जो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो निर्वात यानी वैक्यूम से किसी एक मीडियम में अगर प्रकाश को डाला जाए, पास किया जाए, तो क्या होगा कि उसमें निर्वात में स्पीड और उस मीडियम में स्पीड के अनुपात को यानी रेशियो को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन सी मेडिवेक इंडेक्स, ऑप्शन डी एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो उसको कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मतलब एक जो निर्वात है वैक्यूम से एक किसी मीडियम में हम जो लाइट को अगर हम ट्रेवल करा रहे हैं तो उसके स्पीड के रेशियो को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, ठीक है। अगर पानी में गिलास गिलास में एक पानी भरा हुआ है, उसमें अगर नींबू रखा हुआ है तो वो अगर उसको हम देखेंगे तो वो जो है एक्चुअल साइज़ से बड़े साइज़ में दिखता है। वो ऐसा किस लिए दिखता है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश का विवर्तन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि इस जो रिफ्रैक्शन की वजह से हमें चीज़ें जो है उथली दिखाई पड़ती हैं। अभी हमने स्विमिंग पूल के बारे में बताया था कि स्विमिंग पूल को अगर हम देखेंगे ऊपर से खड़े होके तो उसकी सतह जो है अपनी ओरिजिनल जो गहराई से ऊपर लगेगी। अगर 6 फीट का है तो वो हमें 4 फीट का लगेगा, ठीक है। अगर हम पानी में खड़े होते हैं तो अगर हम अपने पैरों को देखेंगे तो पैर हमें अपनी टांगें बहुत छोटी लगेंगी और पैर हमें ऊपर की ओर दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि एक पेंसिल को पानी से भरे गिलास में रखा जाए तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है, ठीक है। जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का तल की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है, और पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, प्रकाश का अपवर्तन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय और एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घ वृत्ताकार दिखने का कारण क्या होता है। तो दीर्घ वृत्ताकार जो दो होता है कि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय क्या होता है, सूरज एक फैला हुआ सा थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में ज़्यादा दिखता है ना। और ऐसा लगता है कि जैसे अंडाकार टाइप में
दिखता है, लेटा हुआ अंडा है, इलिप्टिकल शेप में साइज में दिखता है, तो वो किस कारण होता है? वो होता है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में एक अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? तो देखो, अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होंगे तो क्या होगा? वो होगा कि अपवर्तन और परावर्तन की स्थिति दोनों में जो होते हैं, देखो परावर्तन में भी अविलंब होता है। अविलंब क्या होता है? एक प्रकाश की रेज से एक वर्टिकल जो है एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, उसको बोलते हैं अविलंब। ठीक है, और परावर्तित किरण होती है, आपतित किरण होती है, और रिफ्रैक्टिव वाली अपवर्तित किरण होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सभी एक ही सतह पर होते हैं, वो परावर्तन में भी होते हैं और अपवर्तन में भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो प्रकाशिक तंतु होता है, मतलब जो लाइट का जो सोर्स होता है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो प्रकाशिक जो होता है, प्रकाशिक तंत्र जिसे कहते हैं, वो जैसे प्रिज्म समझ लीजिए, कांच का टुकड़ा हो गया या और कोई, उसको कहेंगे प्रकाशिक तंतु यानी प्रिज्म। ठीक है, वो किस बेस पे काम करता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्णन, ऑप्शन डी अपवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। इसमें क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और इसको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है अंतःदर्शी यानी इंडोस्कोप में उपयोग किया जाता है। जब इंडोस्कोपी होती है तो इंडोस्कोपी में हमें शरीर के अंदर एक जो है एक वो डाला जाता है, एक यंत्र डाला जाता है, इसके माध्यम से हमें अंदर की बीमारियों के बारे में पता लगता है ना, और वो होता है इंडोस्कोप। इंडोस्कोप में किसका प्रयोग कर रहा है? प्रकाशिक तंतु, है ना, प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी में फैले होने का यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहाँ वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मृगमरीचिका। जैसे हम कभी दोपहर में चल रहे हैं और सड़क पे चल रहे हैं, तो हमें सड़क पे अपनी बाइक पे बैठे या अपनी कार में बैठे होते हैं, तो हम सामने देखते हैं कि वहाँ रोड पे, सड़क पे ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है। ठीक है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, तो ये एक भ्रम होता है। ये भ्रम उसको कहते हैं मृगमरीचिका। ठीक है, यानी मिराज, मिराज उसको बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में मिराज, और वैसे कहेंगे मृगमरीचिका। ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर यानी F1 और F2 के बीच रखा जाए। ठीक है, मुख्य अक्ष पर दो फोकस हैं, फोकस के बीच में अगर रखा जाएगा तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी? तो उसकी स्थिति उत्तल लेंस के माध्यम से होगी। क्या होगी? कि वास्तविक होगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर साइज में देखा जाए तो बड़ा बनेगा, और जो जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस के फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। अपवर्तन के बाद निकलेगी, वो कहाँ से होकर निकलेगी? तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ठीक है, अगर कोई फोकस पे, अवतल लेंस के फोकस पे अगर हमने कोई वस्तु रखी और वहाँ से हमने प्रकाश की किरण डाली वस्तु के ऊपर से, तो वो जो है अपवर्तन के बाद में कहाँ से निकलेगी? कि मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, वो पैरेलल में, वो कहीं पे भी कट नहीं होगी। ठीक है, अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवर्तन में क्या होता है कि जो मुख्य रेज होती है फोकस पे अगर रखी हुई है, तो वो जो है लाइन के मुख्य अक्ष से यानी सेंट्रल एक्सिस से पैरेलल में जाएगी, वो कहीं पे कट नहीं होगी, यानी इमेजनरी इमेज बनाएगी वो। ठीक है, नेक्स्ट, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है, बीच में पतला और परिधि के पास मोटा, यानी बीच में पतला होगा ऐसा और ऐसा। ठीक है, और ये हो गई परिधि, और ये हो गया बीच का हिस्सा, ये मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मुख्य अक्ष और परिधि, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? ये कहलाता है अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है बीच में मोटा
और परिधि पे पतला। ठीक है, ये वाला हो गया उत्तल यानी कॉन्वेक्स। ठीक है, और ये है कॉनकेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लेंस की शक्ति इसके किस जो लेंस की पावर होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती यानी रेसिप्रोकल यानी जो होती है रेसिप्रोकल होती है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है फोकस दूरी के। ठीक है, तो पावर हमेशा लेंस की पावर जो होती है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई क्या होती है? अवतल लेंस की जो नाभिकीय लंबाई होती है यानी फोकल लेंथ जो होती है अवतल लेंस की, वो हमेशा निगेटिव होती है। जो अवतल लेंस होता है, अभी हमने अवतल लेंस बताया, अवतल लेंस ऐसा होता है ना, जो अवतल लेंस है ये, और उत्तल लेंस होता है ऐसा। ठीक है, और अवतल लेंस की जो फोकल लेंथ यानी नाभिकीय फोकस दूरी होती जो होती है नाभिकीय दूरी, वो अवतल लेंस की निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की पॉजिटिव होती है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिसमें लेंस की किरणें उत्पन्न होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस। देखो, अभिसरण का वह बिंदु जो जहाँ से बिंदु जो है, अभिसरण मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ से जो लाइट जाएगी लेंस पे पड़ेगी उसको कहेंगे अभिसरण बिंदु। अभिसरण बिंदु को कहते क्या हैं? वो कहते हैं फोकस। वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती हैं, प्रतीत होती हैं, उसे फोकस कहते हैं। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं गोलीय दर्पण को जिस खोखले गोले से काटा हुआ भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से दर्शाया जाता है। ठीक है, और पोल्स क्या होते हैं? पोल्स जो होते हैं गोलीय दर्पण की सतह पर बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक है, पृष्ठ सतह पर। और गोलीय दर्पण के ध्रुव को फोकस दूरी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सुधारात्मक लेंस की जो जो हमने लेंस जो है उसमें हमने सुधार किया है तो उसमें उसकी शक्ति कितनी है? पावर दी गई 2.0 डायोप्टर। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या दिखाता है? अगर प्लस है तो वो कैसी होगी और माइनस है तो कैसी होगी? तो प्लस वाली जो दूरी होती है वो हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होती है यानी उत्तल लेंस होती है, और माइनस वाली दूरी होती है वो होती है कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। और जो पावर होती है लेंस की पावर है ना, शक्ति होती है, उसे डायोप्टर में नापते हैं। ठीक है, डायोप्टर इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस की लंबाई, अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई कैसी होती है? अभी हमने बताया अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई यानी फोकल दूरी जो होती है वो होती है नेगेटिव हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, अब देखो मानव लेंस होता है, जो मानव नेत्र होते हैं वो एक लेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है? रियल इमेज बनती है ना। और अगर जैसे इसमें दो तरीके की बीमारियां होती हैं, एक हाइपरमेट्रोपिया और एक होती है मायोपिया, और इनको सुधारा जाता है हमारा वो चश्मा लगा के। चश्मे में लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम समझेंगे, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, यदि किसी वस्तु को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होता है? ठीक है, इसे कैसे सही किया जा सकता है? देखो, जब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसको होता है दूर वो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया जब दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और जब पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं तो उसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया और यानी निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, तो इसे कैसे सही किया जा सकता है? तो इसे निकट दृष्टि दोष है। इसे अवतल लेंस का जो निकट दृष्टि दोष होता है, मतलब मायोपिया होता है, उसमें अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, अर्थात उसे पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, तो उसकी आंखें निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं। उसे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए
उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अवतल लेंस का उपयोग करके दृष्टि दोष को सही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक टाइप आता है लाइट में, क्या नाम है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी हमने बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होता है, प्रिज्म में होता है। ठीक है, जब किसी प्रिज्म से कोई लाइट जाती है तो वो हीरा चमकता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। प्रिज्म पे होता है, प्रिज्म में जाता है तो क्या होता है कि उसमें चमक आती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी घटना है जिसमें प्रकाश किसी घनत्व वाले अधिक माध्यम से कम घनत्व वाले माध्यम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह विशेष कोण, जिसे आवर्ती कोण या क्रांतिक कोण कहते हैं, अधिक कोण पर आने पर वह दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय पूरी तरह से पहले माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। यानी जब कोई लाइट जो होती है वो हम प्रिज्म में डालते हैं तो क्या, या हीरे में डालते हैं या किसी में पहुंचाते हैं, कोई ऐसा माध्यम है जिसका घनत्व ज़्यादा है तो उसमें डालते हैं, तो वो क्या होता है, बाहर निकलने की बजाय वो उसी में परावर्तित हो जाती है, तो उसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप इसके बारे में और समझेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है उसके लिए शर्तें हैं। तो माध्यमों में घनत्व का अंतर होना चाहिए। प्रकाश को उच्च घनत्व वाले माध्यम जैसे कांच या पानी से कम घनत्व वाले माध्यम में जैसे वायु में जाना चाहिए। ठीक है, और आपतन कोण में, आपतन कोण जैसे इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रांतिक कोण यानी जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग वाला कोण होता है उससे अधिक होना चाहिए। यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है तो प्रकाश पूरी तरह से वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है जिससे वह आया था। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या होते हैं। पूर्ण आंतरिक जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उदाहरण हैं कि ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि उसमें आपतन परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है और उसमें प्रकाश संकेत बिना बाहर निकले लंबी दूरी तक फाइबर के अंदर यात्रा करती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती हैं कि जैसे जब संचार के माध्यम में हम यूज़ कर रहे हैं जैसे मोबाइल टावर और ये सब जो लाइन होती हैं, जो वाईफाई वाली लाइन है ना, तो उसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज होता है। उसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि जैसे जो जो लाइट ट्रेवल करती है संचार के माध्यम से, जो वेव ट्रेवल करती हैं, तो वो क्या होती हैं कि बिना अपना सिग्नल लॉस्ट किए, बिना कोई एनर्जी लॉस्ट किए अपनी लंबी दूरी तक ट्रेवल कर लेती हैं। ठीक है, जलाशयों में तैरते समय जब आप पानी के अंदर से ऊपर की ओर देखते हैं तो एक विशेष कोण पर सतह पर प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है और आप सतह के ऊपर की तरह देख सकते हैं। ठीक है, प्रिज्म आधारित उपकरण। प्रिज्म का उपयोग करके प्रकाश को पूरी तरह से परावर्तित किया जा सकता है, जैसे कि बायनाकुलर और कैमरे में। ठीक है, ऐसे ये उदाहरण हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग कहाँ पे होते हैं, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं ये हमने अभी बताया। अब हम बताएंगे उपयोग। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं वो इंटरनेट और टेलीफोन संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का उपयोग होता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं। ठीक है, डायमंड की चमक। डायमंड की चमक, हीरे की विशेष चमक भी पूर्ण आंतरिक रिफ्लेक्शन के कारण होती है, जो क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो बहुत ज़्यादा होता है। मिराज यानी मृगतृष्णा अभी जो हमने बताया था, रेगिस्तान या सड़क पर गर्मी के दिनों में दिखाई देने वाली मृगतृष्णा भी आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। यह तब होता है जब गर्म हवा के कारण प्रकाश वक्रित होके यानी डाइवर्ट होके जो होती है, पर सूर्य की किरण जो होती है वो डाइवर्ट होके वापस परावर्तित हो जाती है एक ही मीडियम में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है और हमें लगता है कि हम सड़क पे चल रहे हैं तो आगे आगे भरी दोपहर में ऐसा लगता है कि आगे पानी भरा हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जो ये ऐसा आवाज़ होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं इसको। ठीक है, एक विकार एक एक विकार है जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, उसे क्या कहेंगे। देखो, दूर की जो दूर की वस्तु अगर नहीं दिखाई पड़ रही है और उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इसको निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तुएं ना दिखाई पड़े और पास की वस्तुएं दिखें, उसमें आंखों में एक कमी हो जाती है, उसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। मायोपिया को अवतल लेंस के माध्यम से हम सही कर सकते हैं। हम जो चश्मा लगाएंगे उसमें अवतल लेंस लगा होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया है यानी निकट दृष्टि दोष है द्वारा लेंस का, हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का उपयोग होगा जिससे सही हो जाए। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में यानी दूर दृष्टि दोष में हम जो है उत्तल लेंस का यानी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जैसे बीमारियों का नाम बताएंगे और उसमें यूज होने वाले लेंसेज के बारे में बताते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। और प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी जो लेंस होता है उसको उपयोग करते हैं। जैसे प्रेस बायोपिया जो होती है जब हम लोग क्या करते हैं, एज ज़्यादा हो जाती है और उसमें जो है हमें दूर की वस्तुएं भी और पास की वस्तुएं भी हमें नहीं दिखती हैं, तो उसमें हमें बाईफोकल या बाईफोकल जो लेंस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। कि जब हम पढ़ाई करेंगे तो अलग लेंस का इस्तेमाल, आंखें झुकाएंगे तो उसमें अलग लेंस होता है। एक चश्मा देखा होगा जिसमें ऊपर की तरफ जो होता है एक अलग लेंस लगता है और नीचे की तरफ एक अलग लेंस होगा, उसे कहते हैं द्विफोकल या बाईफोकल लेंस उसको बोलते हैं। ठीक है, और अभिबिंदुकता यानी दृष्टि वैषम्य जिसमें जो होती है आभास होता है लेकिन हमें दिखता बहुत कम होता है, या जैसे रतौंदी नहीं सॉरी, उसमें कहेंगे क्या नाम होता है, आँखों में हो जाती है जो मोतियाबिंद के टाइम पे हमें चीज़ें बहुत सी धुंधली दिखाई पड़ती हैं, तो उसमें हमें समतल लेंस यानी बेलनाकार जो होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इन लेंस को बारे में हमें याद रखना है, जो बीमारी होती हैं और इनमें किस तरीके को हम लेंस इस्तेमाल करते हैं इससे सही होती है। ठीक है, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख में मौजूद अंडाकार जो स्थान होता है आँख में, जो एक अंडाकार स्थान होता है वो क्या होता है, सर्वोत्तम दृष्टि जो होता है उसका कलर कैसा होता है। उसका कलर होता है पीला, जो कि आँखों की काली काली जो वो होती है पुतली है ना, रेटिना में के अंदर एक पीला सा आधा पदार्थ होता है, वो उसमें जो है सर्वोत्तम दृष्टि के लिए वो क्षेत्र होता है वो, वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा मतलब प्रतिबिंब जो बनता है यानी इमेज जो बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो हमारी उसी पीले क्षेत्र में पीले एरिया में बनती है। ठीक है, वो मानव आँख में मौजूद जो होती है वो सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख की फोकल लेंथ को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो जब जैसे मतलब हम क्या कहेंगे कि दूर निकट दृष्टि दोष है और दूर की दृष्टि दोष है, दोनों हैं, और उनको जो हम समायोजन करके हम जो जो समायोजन करने की क्षमता होती है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है अपवर्तक, ऑप्शन बी समायोजक, ऑप्शन बी सी समंजन क्षमता, ऑप्शन डी उपयुक्तता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक है कि उसमें सामंजस्य बैठाया जाए और जिसमें उससे चलने वाली प्रकाश की किरण जो है रेटिना पर ही केंद्रित हो। यदि किरणें रेटिना के आगे या पीछे केंद्रित होंगी तो वह वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर दृष्टि की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश आँख में प्रवेश करता है, प्रकाश जो है आँख में प्रवेश किसके द्वारा करता है। प्रकाश जो है आँखों में प्रवेश, ऑप्शन ए सिलियरी मांसपेशियाँ है ना, ऑप्शन बी कार्निया, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी लेंस। प्रकाश आँखों में प्रवेश करता है कार्निया के माध्यम से। कार्निया जो है एक कार्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका या आइरिस बोलते हैं। ठीक है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आँख की पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। आइरिस का कार्य आँख में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। ठीक है, आइरिस क्या होती है, आइरिस होती है एक अपारदर्शी झिल्ली जो आती है, जो लाइट आती है आँखों में उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी के कारण साधारण बल्ब की जगह एलईडी बल्ब और सीएफएल इस वजह रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी जगह ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं कि उसमें जो है क्या क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। पहले बल्ब लगते थे पीले वाले है ना, वो
ज़्यादा लाइट भी लेते थे, और अब हमें क्या करते हैं, घरों में एलईडी बल्ब और सीएफएल इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों वो है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए है जो ऊर्जा दक्षता, ऑप्शन बी सामर्थ्य, ऑप्शन सी आसान उपलब्धता, ऑप्शन डी सुविधाजनक निपटान। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड और सीएफएल मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है, इनकी ऊर्जा दक्षता जो है अच्छी है, इस वजह से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इनकी एलईडी के मुख्य लाभ जो होते हैं वो क्या हैं कि ऊर्जा की बचत में एलईडी उपयोगी है, ठीक है। ये जैसे 7 वाट 9 वाट में आ जाती है, और वो बल्ब जो होते हैं वो 100 वाट के होते थे, ठीक है। ये इनके आकार जो है छोटे होते हैं, और इन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लगाना बहुत आसान होता है। जो सर्किट बोर्ड होते हैं उनमें लगाना बहुत आसान होता है, ठीक है। अन्य प्रकाश स्रोतों की अपेक्षा एलईडी बहुत कम विकिरण उत्पन्न करते हैं, मतलब इनमें रेडिएशन बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरे फ्लोरोसेंट लैंप में एलईडी में मरकरी नहीं होता है, और इस कारण इनमें विषैले होने की संभावना कम होती है, ठीक है। फ्लोरोसेंट जो है इनमें क्या, ये जो एलईडी होते हैं इनमें फ्लोरोसेंट मटेरियल नहीं भरा होता है ना। इस वजह से इनमें जो है क्या है कि ये विषैले भी नहीं होते हैं। अगर फूट जाएंगे तो जो फ्लोरोसेंट गैस निकलती है वो विषैली होती है ना, वो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होती है। इस वजह से ये ज़्यादा सुविधा मतलब लाभदायक भी, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो कौन सा उपकरण है जिसमें केवल उत्तल लेंस का ही उपयोग होगा? तो ऑप्शन ए है कार हेडलाइट, ऑप्शन बी फ्लैश लाइट, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन बी बायोस्कोप। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है। माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो होता है वो जीवन विज्ञान, जीव विज्ञान, शैल विज्ञान, माप विज्ञान, क्रिस्टल विज्ञान एवं धातु और प्लास्टिक के अध्ययन में किया जाता है। जबकि कार हेडलाइट और फ्लैश लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है कार हेडलाइट, फ्लैश लाइट और बायोस्कोप, ठीक है। इनमें क्या होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? एक प्रकाशिक यंत्र होता है जिसके द्वारा प्रेक्षक जो है छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसमें साधारण शीशे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पेरिस्कोप क्या होता है कि एक जगह पे छिपा है कोई आदमी, और वो छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को वो महसूस कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। वो इसमें जो लेंस होता है, वो शीशा जो होता है वो साधारण शीशा इस्तेमाल करता जाता है, यानी समतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? ऑप्शन ए पेरिस्कोप, ऑप्शन डी टेलीस्कोप, ऑप्शन सी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। देखो, इनमें से जो पेरिस्कोप है उसमें भी ऑप्टिकल लेंस इस्तेमाल होता है, टेलीस्कोप उसमें भी ऑप्टिकल लेंस इस्तेमाल होता है, माइक्रोस्कोप में तो होता ही है, ठीक है। तो डी स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप क्या होता है कि जो आला, जिनको डॉक्टरी मतलब वैसे ही गाँव की भाषा में बोलते हैं आला, ठीक है। वो आला क्या होता है कि जो धड़कनों की जांच करने के लिए डॉक्टर लगाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का लेंस इस्तेमाल नहीं होता है। तो स्टेथोस्कोप में ये ऑप्टिकल उपकरण है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, एक त्रिभुजाकार जो प्रिज्म है उसमें कोई किरण जो इंसिडेंट रेज जो है मतलब लाइट को वो कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेवल करा रहे हैं, तो उसमें क्या है विचलन के बीच में जो कोण होगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपतित किरण और आपतन बिंदु का अविलंब, ऑप्शन बी है अपवर्तित किरण और निर्गत किरण, ऑप्शन सी है आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ऑप्शन डी है आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है। तो इसमें कहेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण होगा, ठीक है। यह कोण का मान आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल और प्रिज्म के पदार्थ तथा प्रिज्म के तरंग दैर्ध्य जो होता है वो प्रिज्म की जो वेवलेंथ प्रकाश की वेवलेंथ होती है उसके बीच में बनता है। जैसे जैसे आपतन कोण में यानी इंसिडेंट एंगल में वृद्धि होती है मतलब इंक्रीज होता है, वैसे ही विचलन जो कोण होता है जो रिफ्लेक्टिंग कोण एंगल बनता है उसमें उसमें वो होती है क्या होगा डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक प्रकाश किरण एक त्रिभुजाकार का माध्यम से त्रिभुजाकार प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाएगा? जैसे जो इंसिडेंट एंगल होता है और निर्गत एंगल जो लास्ट में जो रिफ्रैक्टिंग एंगल बनता है उसको कहेंगे क्या? उसको कहेंगे निर्गत कोण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश का इंद्रधनुष विभिन्न रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? उसको कहते क्या हैं कि जैसे जब इंद्रधनुष बनता है तो वो किस कारण बनता है? तो उसको कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम शुरुआत में बता चुके हैं कि इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य की किरण जो होती है जब बारिश की बूंदों पे पड़ती है तो वो जो है अपनी सूर्य की लाइट को एक श्वेत लाइट के माध्यम से, जैसे वाइट लाइट माना जाता है, और वो क्या होती है जब बूंदों में बारिश की बूंदों में पड़ती है तो वो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और वो जो है एक इंद्रधनुष बनाती है। उसको वो बनता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाता है, इस वजह से वो इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, और इसको इंद्रधनुष को हमेशा जो है ऐसे जब रंग जो होते हैं उनके बारे में पता करना होता है तो इसको लिखना होता है विबग्योर। ऐसे बनता है VIBGYOR। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका वर्ण विक्षेपण जो होता है, जो प्रकीर्णन होता है यानी डिस्पर्सन होता है, वो बहुत कम होगा, और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो रेड आर की जो जो रेड कलर होता है, रेड, ठीक है, रेड, येलो, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और ये है वायलेट। वायलेट यानी जामुनी, ठीक है, बैंगनी, ठीक है, और इंडिगो यानी जामुनी। ठीक है, ऐसे करके जो होते हैं वो ऐसे ऊपर से नापा जाता है ऐसा। तो विबग्योर जो रेड होता है वो सबसे ऊपर बनता है, और नहीं, वी जो होता है वो सबसे ऊपर बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, एक कर्व में। तो इंद्रधनुष का कलर जो है हमेशा वेवलेंथ के वजह से, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म द्वारा इनमें से किस रंग की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा? अभी देखो, प्रिज्म द्वारा हम बता रहे हैं कि प्रकीर्णन जिसमें जो होता है, विचलन जो होता है, यानी क्या नाम है, डिस्पर्सन होता है, वो सबसे अधिक किसका होगा? ठीक है, तो प्रिज्म द्वारा बैंगनीकरण की प्रकाश किरण का विचलन अधिकतम होगा, और लाल रंग के लिए जो है वो न्यूनतम होगा। जब एक प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह अपने संघटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? जो सूरज जो होता है, सूरज की लाइट को वो अपने 7 रंगों में विभाजित करने कौन कर पाएगा? ठीक है, ऑप्शन ए है अपवर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी प्रिज्म, ऑप्शन डी विकिरण। तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन तो नहीं कर पाता है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि सेम लाइट आती है और अपने जो पाथ से वो डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे ही जाती है तो वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगी, उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन। और परावर्तन क्या होगा, रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जब कोई लाइट रेज जो होती है वो एक चमकीली सतह पर पड़ती है और जिस मीडियम में आई है और सब चमकीली सतह से टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको कहेंगे परावर्तन। ठीक है, प्रिज्म पे अगर लाइट पड़ती है तो वो सूरज की रोशनी अगर प्रिज्म पे पड़ेगी तो वो अपने जो अंदर उसके 7 रंग होते हैं वो उसमें 7 रंग बिखेर देगी, और 7 रंग को बिखरने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और ऑप्शन डी है विकिरण यानी रेडिएशन। रेडिएशन में भी 7 रंगों में नहीं बिखरता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, कि प्रिज्म द्वारा जो है सूरज की रोशनी अपने संगठक जो उसके साथ में कलर हैं वो उनको विक्षेपित कर देती है, यानी डिस्पर्सन कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म के बारे में बताना है कि करता क्या है।
कि ऑप्शन ए है प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, ऑप्शन बी है ये प्रकाश को गुजरने से रोकता है, ऑप्शन सी ये उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, और ऑप्शन डी है ये प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। देखो, प्रकाश को अगर प्रतिबिंबित करतेगा करेगा तो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है तो वो करता है लेंस। ठीक है, ये प्रकाश को गुजरने से रोकता है। अगर प्रकाश को गुजरने से रोकेगा तो वो सतह जो है वो ट्रांसपेरेंट, वो ओपेक सतह हो जाएगी, यानी अपारदर्शी हो जाएगी। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वो प्रकाश पास नहीं हो पाता है। ठीक है, और यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता था। हाँ, यह अगर प्रकाश की किरण को प्रिज्म से अगर हम गुजारेंगे या ट्रेवल कराएंगे तो क्या होगा कि प्रकाश अपने जो संघटक कलर होते हैं वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा और 7 रंग जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से वो अपने जो इसके अंदर जितने भी कलर होते हैं उसमें फैल जाते हैं। ठीक है, प्रिज्म यही करता है। और ऑप्शन डी है प्रकाश उसके मार्ग से अपवर्तित। अगर प्रकाश उसके माध्यम से अपवर्तित करेगा तो क्या होगा कि उसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, जबकि प्रिज्म में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रिज्म अपने जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है और प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को उसके संघटक विकर्ण वर्णक्रमीय यानी इंद्रधनुष जैसे के रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में तोड़ने के लिए किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन अथवा प्रकाश को विभिन्न ध्रुवीकरण वाले संगठनों में विभाजित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है प्रिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्णक्रम मानी स्पेक्ट्रम जो होते हैं वो कौन से दो रंग जिनके दोनों सिरों में स्ट्रीम्स का निर्माण करते हैं। तो इसका एक्सट्रीम्स का निर्माण कौन से करते हैं। ऑप्शन ए बैंगनी और लाल, ऑप्शन बी नीला और हरा, ऑप्शन सी पीला और नारंगी, ऑप्शन डी नीला और लाल। तो इसको जैसे अभी हम बता चुके हैं विवग्योर के माध्यम से, ये विवग्योर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही लिखा जाता है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि 7 रंग होते हैं और दोनों सिरों पे बैंगनी और लाल का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बैंगनी और लाल यानी वायलट और रेड। ठीक है, तो विवग्योर में क्या है, वायलट, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की बूंदों हैं, जल की बूंदों से क्या होता है, होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से अगर जब गुजरेगा तो क्या होगा, प्रकाश का प्रतिबिंबन होगा और अपवर्तन होगा। ठीक है, प्रतिबिंब भी बनेंगे और अपवर्तित भी होंगे, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, तभी जो होता है इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश, ऑप्शन ए इज प्रकाश का प्रतिबिंबन, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का प्रसार। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर कि क्या है कि जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण का विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकाश की जो किरण होती हैं वो पानी की बूंदों में जब पड़ती हैं तो उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और क्या होता है कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। तब क्या होगा कि इंद्रधनुष का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की वेवलेंथ उच्चतम होगी। देखो, श्वेत रंग में 7 रंग होते हैं। एक जो वाइट रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की एक किरण को जो है वाइट रे ऑफ लाइट में जोड़ते हैं और उसको किसी प्रिज्म में अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो 7 रंगों में बिखरती है। और 7 रंगों में बिखरती है तो 7 रंगों में बिखरती है, क्यों बिखरती है, उनकी सबकी वेवलेंथ जो होती है वो अलग अलग होती है। तो लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। लाल रंग की वेवलेंथ होती है 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है और फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी लाल रंग की सबसे कम होती है और वायलेट की सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है, उसका परिक्षेपण क्यों होता है, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होता है। तो ऑप्शन ए है श्वेत प्रकाश 7 रंगों को पूरे प्रिज्म में प्रकटित करता है, नहीं। ऑप्शन बी, श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। हाँ, जो श्वेत जो लाइट है, प्रकाश की किरण है, वो प्रिज्म में जब पड़ती है
तो क्या होगा कि उसके 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है और वेवलेंथ है अलग है, और उसमें क्या होगा, वेवलेंथ अलग होगी, और इसमें प्रिज्म क्या क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो अलग वेवलेंथ से अगर उसमें लाइट गुजरेगी तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अलग हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जब चेंज हो जाएगी तो उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाएगा, और इस क्या नाम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो अलग अलग जो है उसमें बट जाएंगे अपने जो लाइन ऑफ इंसिडेंट होती है और लाइन ऑफ रिफ्रैक्शन होती है वो उसमें अलग अलग फैल जाएंगे। इससे क्या होगा कि रिफ्रैक्शन हो जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसकी वजह से वो अपने 7 अलग अलग रंगों में बट जाती है और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कि जब एक प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, मतलब सबसे कम जो है फैलता है, वो कौन सा रंग है? वो रंग है लाल। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी तो वो सबसे कम फैलेगा। ठीक है, अब हमने देखा होगा कि जो कोहरे में या धुएं में हमें लाल रंग दिखाई पड़ता है और दूर से भी हमारा लाल रंग जो है चमकता है। वो क्यों चमकता है? क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है और वेवलेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है, जो विपक्षित विपथित नहीं होता है। ठीक है, तो हमें दूर से दिखता है और हमें जैसे रेलवे लाइन में हमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए प्रयोग किया जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश के लाल रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ अधिकतम होती है और बैंगनी यानी वायलेट रंग की जो वेवलेंथ होती है वो न्यूनतम होती है। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है यानी डिस्पर्सन होता है वो सबसे कम तथा बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा होता है। आकाश भी हमें नीला दिखाई पड़ता है। वो क्यों? वो लाइट का जो होता है वो उसके विक्षेपण की वजह से होता है, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट की वजह से हमें आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? जो प्रकाश जो रे ऑफ लाइट है उसको प्रिज्म से गुजारने वाले कौन से वैज्ञानिक थे जिसने स्पेक्ट्रम की शुरुआत करी यानी इंद्रधनुष को देखा? ऐसे कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे आइजैक न्यूटन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइजैक न्यूटन। प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। जब श्वेत प्रकाश यानी जो वाइट रे ऑफ लाइट थी किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, क्योंकि सभी रंग अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। और इस बात को बताने वाले पहले व्यक्ति आइजैक न्यूटन थे। बैंगनी रंग जो वायलेट रंग होता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है और सबसे अधिक विचलित होता है, यानी सबसे ज़्यादा फैलता है, डिस्पर्स होता है। आकाश में श्वेत प्रकाश के बैंगनी व नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन होने के कारण हमें आकाश जो होता है वो नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को यहाँ तक देखा आपने, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। ठीक है, और कृपया चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ बने रहें। स्टडी विद इंट्रोवर्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और अगर आपने जितने भी अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है, ठीक है, बाय, गुड नाइट।